प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सेमेस्टर 1 का कोर विषय 2 जिसके अंतर्गत आधुनिक यूरोप का इतिहास हमें पढ़ना है, उसका अध्याय 1 के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पर आज चर्चा हम करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि यूरोप का देश फ्रांस में सबसे पहले जो क्रांति हुई उसकी जो प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा और इस क्रांति के कारण क्या थे उस संबंध में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अब जैसे जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति जितनी शस्त्रों के संघर्ष थी उतनी ही विचारों की स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना फ्रांसीसी क्रांति की शाश्वत देन थी और नेपोलियन उसकी उपज था। इसके कारण क्या थे? किसी भी देश में होने वाली क्रांति के बीच उस देश की जनता की स्थिति और मनोदशा में निहित रहते हैं। असंतोष को जन्म देने वाली भौतिक परिस्थितियों हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करती है तथा बौद्धिक चेतना बहुजन को उन परिस्थितियों से मुक्ति पाने हेतु प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जब भी सरकार अथवा शासन के लिए पुरानी लीक पर चलना कठिन हो जाता है और वह सफल सुधार योजना द्वारा सेवानुकूल नया पथ खोजने में सफल हो जाती है तथा असंतुष्ट वर्ग को अपनी ताकत का एहसास हो जाता है, देश में क्रांति का होना अनिवार्य हो जाता है। 18वीं शताब्दी की फ्रेंच क्रांति भी इस नियम का अपवाद नहीं है। साधारणतः क्रांति का प्रारंभ 1789 ईस्वी माना जाता है। कुछ विद्वान 5 मई 1789 ईस्वी को क्रांति के प्रारंभिक तिथि मानते हैं, क्योंकि इसी दिन स्टेट जनरल का अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों का कहना है कि क्रांति का प्रारंभ 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था, क्योंकि बास्तिल के दुर्ग का पतन इसी दिन हुआ था। 1787 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक की घटनाओं का यदि हम अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि क्रांति के कारण उसी समाज और व्यवस्था में थे जिसे पुरातन व्यवस्था अर्थात क्रांति से पूर्व की व्यवस्था कहते हैं। हम पहले देखेंगे कि क्रांति से पूर्व कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी। राजा, हम जानते हैं कि राजा के असीमित अधिकारों पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने वाली कोई जनप्रतिनिधि सभा या संसद नहीं थी। निरंकुश शासन की सफलता शासक की योग्यता एवं कुशलता में निर्भर करती है। किंतु लुई 14वें के उत्तराधिकारी लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 17वां अकर्मण्य थे। जनता की कमाई को पानी की तरह बरसाए में बहाया जाता था। बहुत अधिक अव्ययता के कारण दरबार को राष्ट्र की समाधि कहा जाने लगा था। फ्रांस की अराजकतापूर्ण स्थिति के बारे में मांडले ने व्यंग्य के रूप में कहा था, बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब ये तो राजनीतिक था, राजनीतिक व्यवस्था अव्यवस्थित थी। लेकिन अब थोड़ा सा शॉर्ट में हम चलते हुए अगले उसकी फ्रांस में जो सामाजिक व्यवस्था कैसे उस समय थी क्रांति से पूर्व, उस पर थोड़ा चर्चा कर ले। फ्रांसीसी समाज विषम एवं विघटित था। वह समतावादी पद्धति, असमानता और विशेषाधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था। समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त था, पादरी, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। क्रांति से पूर्व फ्रांस की कुल जनसंख्या करीब 2.5 करोड़ थी, जिसमें लगभग 1.5 लाख पादरी और लगभग 1,40,000 सामंत थे। इतनी कम संख्या होते हुए भी उच्च वर्ग के लोग अधिकारों एवं सुविधाओं एवं जीवन स्तर की दृष्टि से 99% देशवासियों से बहुत आगे थे। अनुमान लगाया गया है कि जागीरदारों एवं चर्च के धर्माधिकारियों में प्रत्येक के पास फ्रांस की समस्त संपत्ति का 5वां भाग था। फिर भी ये दोनों वर्ग कर से मुक्त थे और साधनहीन तृतीय वर्ग के लोगों को करों से लाद दिया गया था। इन दोनों वर्गों को प्रदत्त विशेषाधिकारों ने जनसामान्य को राज का विरोधी बना दिया। अगर राजा विशेषाधिकारों के प्रश्नों को हल कर देता और मध्यम वर्ग को उचित स्थान दिला देता तो शायद क्रांति नहीं होती। नेपोलियन ने ठीक ही कहा था, मध्यम वर्ग का अभाव ही क्रांति का असली कारण था। स्वतंत्रता तो एकमात्र बहाना थी। अब थोड़ा सा हम लोग आर्थिक व्यवस्था उसमें क्रांति से पूर्व कैसी थी फ्रांस की, उस पर भी चर्चा कर ले। क्रांति से पूर्व देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ थी। देश की आर्थिक स्थिति दयनीय थी।
इस दयनीय अवस्था के लिए सरकार की फिजूल खर्ची के अतिरिक्त उसकी कर व्यवस्था बहुत अधिक जिम्मेदार थी। वास्तव में राजकीय वित्तीय नीति ही गलत थी। प्रोफेसर हेजन ने लिखा है कि सरकार आय के अनुसार व्यय करने के बजाय व्यय के अनुसार आय को निर्धारित करती थी। प्रोफेसर हेजन ने ये कहा, साथ ही साथ राजा की व्यक्तिगत आय और राष्ट्र की आय में कोई अंतर नहीं था। फलतः राजा को मनमाने ढंग से अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए धन खर्च करने का अधिकार मिल जाता था। साथ ही देश की कर प्रणाली अव्यवस्थित एवं दोषपूर्ण थी। फ्रांस में विशेषाधिकारों की परंपराओं ने समाज के सर्वाधिक संपन्न लोगों को कर मुक्त कर रखा था। वस्तुतः करों का भार कृषकों और सामान्य जनता पर ही था। फ्रांस का नमक कर सबसे अधिक दुखदायी था। कानून के अनुसार 7 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को साल में कम से कम 7 पाउंड नमक खरीदना आवश्यक था। जिन लोगों के पास रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे, उन्हें नमक खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यदि वो नमक नहीं खरीदते थे तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। कई तरह की यातनाएं दी जाती थी। इस प्रकार क्रांति से पूर्व फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था खर्चीली, अव्यवस्थित एवं अन्यायपूर्ण थी। यह कहावत यथार्थ हो चली थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और जनसामान्य कर देता है। अब ये तो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही दयनीय। अब उस पर हम देखें कि फ्रांस के उस समय की बौद्धिक जागरण, मतलब बौद्धिक स्थिति क्या थी, लोगों में किस तरह की चेतनाएं थी, और वहाँ के जो दार्शनिक थे और विचारक थे वो किस तरह के विचार दे रहे थे फ्रांस की जनता को। तो हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने वैचारिक स्तर पर परंपरागत विचारों को त्याग कर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और यूरोपीय जनता को जागरूक करने में मदद। आय के अनुसार व्यय करने के बजाय व्यय के अनुसार आय को निर्धारित करती थी। प्रोफेसर हेजन ने ये कहा, साथ ही साथ राजा की व्यक्तिगत आय और राष्ट्र की आय में कोई अंतर नहीं था। फलतः राजा को मनमाने ढंग से अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए धन खर्च करने का अधिकार मिल जाता था। साथ ही देश की कर प्रणाली अव्यवस्थित एवं दोषपूर्ण थी। फ्रांस में विशेषाधिकारों की परंपराओं ने समाज के सर्वाधिक संपन्न लोगों को कर मुक्त कर रखा था। वस्तुतः करों का भार कृषकों और सामान्य जनता पर ही था। फ्रांस का नमक कर सबसे अधिक दुखदायी था। कानून के अनुसार 7 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को साल में कम से कम 7 पाउंड नमक खरीदना आवश्यक था। जिन लोगों के पास रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे, उन्हें नमक खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यदि वो नमक नहीं खरीदते थे तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। कई तरह की यातनाएं दी जाती थी। इस प्रकार क्रांति से पूर्व फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था खर्चीली, अव्यवस्थित एवं अन्यायपूर्ण थी। यह कहावत यथार्थ हो चली थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और जनसामान्य कर देता है। अब ये तो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही दयनीय। अब उस पर हम देखें कि फ्रांस के उस समय की बौद्धिक जागरण, मतलब बौद्धिक स्थिति क्या थी, लोगों में किस तरह की चेतनाएं थी, और वहाँ के जो दार्शनिक थे और विचारक थे वो किस तरह के विचार दे रहे थे फ्रांस की जनता को। तो हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने वैचारिक स्तर पर परंपरागत विचारों को त्याग कर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और यूरोपीय जनता को जागरूक करने में मदद की। जागृति का यह कार्य फ्रांस के प्रबुद्ध वर्ग ने किया, जिसमें मांतेस्क्यू, वाल्तेयर, रूसो, दिदरोस, क्वेसने, तुर्गो, डी एलम्बर्ट आदि प्रमुख थे। इन विचारकों ने लोगों को स्वतंत्र चिंतन करने की प्रेरणा दी। इनकी लेखनी ने असमानता, शोषण, अत्याचार, धार्मिक असहिष्णुता, भ्रष्ट धनाकुश राजतंत्र, आर्थिक नियंत्रण, नियम वर्ग की विपन्नता, प्रशासनिक एवं न्यायिक दोषों को उजागर किया। इन्होंने विशेषाधिकारों एवं अन्य अन्याय पर आधारित व्यवस्था और साथ ही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए। आशावादिता इस चिंतन के प्रमुख गुण थे और मनुष्य इसका केंद्र था। हम जानते हैं कि नेपोलियन ने कहा था कि फ्रांस की क्रांति का होने का कारण लोगों का दुख नहीं, बल्कि वहाँ के बौद्धिक जो वर्ग थे वो जनता में जो संदेश दे रहे थे वो कारण थे। उसने कहा कि यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव न होती। इसी प्रकार से जॉर्ज एलन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी है, उसे खंड 1 में कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण वहाँ के लोगों का दुख
एवं उन पर होने वाले अत्याचार नहीं थे, बल्कि उनका कारण बुद्धिजीवी वर्ग के विचार थे। अतः मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि दार्शनिकों ने क्रांति को जन्म दिया, किंतु इस मत के विपरीत। दूसरे विचारकों की राय में फ्रांस में तत्कालीन बौद्धिक विचारकों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जा रहा है, ऐसा लोग कर रहे थे। एक वर्ग ऐसा भी था, कहते थे कि नहीं, दार्शनिक का तो योगदान है, लेकिन ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए जितना कि आप लोग दे रहे हैं। डेविस थॉमसन ने यह विचार व्यक्त किया कि फ्रांस के दार्शनिकों और 1789 ईस्वी में हुई क्रांति के बीच दूर और परोक्ष संबंध है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता को बिना इच्छा के क्रांतिकारी बना देने के लिए सबसे बड़ा कारण उस समय के क्रांतिकारी परिस्थितियां थी, और इस परिस्थितियों को लाने के लिए दार्शनिक सिद्धांत का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। जो वर्ग थे वो जनता में जो संदेश दे रहे थे वो कारण थे। उसने कहा कि यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव न होती। इसी प्रकार से जॉर्ज एलन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी है, उसे खंड 1 में कहते हैं कि फ्रांसीस की क्रांति होने का कारण वहां के लोगों का दुख एवं उन पर होने वाले अत्याचार नहीं थे, बल्कि उनका कारण बुद्धिजीवी वर्ग के विचार थे। अतः मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि दार्शनिकों ने क्रांति को जन्म दिया, किंतु इस मत के विपरीत। दूसरे विचारकों की राय में फ्रांस में तत्कालीन बौद्धिक विचारकों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जा रहा है, ऐसा लोग कर रहे थे। एक वर्ग ऐसा भी था, कहते थे कि नहीं, दार्शनिक का तो योगदान है, लेकिन ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए जितना कि आप लोग दे रहे हैं। डेविस थॉमसन ने यह विचार व्यक्त किया कि फ्रांस के दार्शनिकों और 1789 ईस्वी में हुई क्रांति के बीच दूर और परोक्ष संबंध है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता को बिना इच्छा के क्रांतिकारी बना देने के लिए सबसे बड़ा कारण उस समय के क्रांतिकारी परिस्थितियां थी, और इस परिस्थितियों को लाने के लिए दार्शनिक सिद्धांत का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। क्रांति में विचारकों के योगदान पर चाहे विवाद हो सकता है, किंतु उन्होंने क्रांति की पूर्व सूचना अवश्य दी। विचारकों को क्रांति के सिद्धांतों का जन्मदाता चाहे न समझा जाए, किंतु वे क्रांति के प्रचारक अवश्य थे। लेखकों ने मिलकर अधिकांश लोगों की यह मानसिकता तो बना ही दी थी कि फ्रांस में जो कुछ है वह अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण है। कुल मिलाकर कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि विचारक और लेखक चाहे क्रांति के कारण नहीं थे, किंतु उसके सह परिणाम निश्चित थे, और उन शक्तियों के जो फ्रांसीसी जीवन की बाह्य सत्ता के नीचे उमड़ घुमड़ रहे थे उसके प्रतिनिधि थे। अब फ्रांसीसी क्रांति के ये तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और दार्शनिकों की बात हुई, लेकिन उसमें कौन सी ऐसी तत्कालीन परिस्थितियां थी जिससे कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। तो सबसे पहला तात्कालिक कारण तो यह था कि राजा वहाँ का अदूरदर्शी था। उसमें तत्कालिक राजा लुई 16वां अदूरदर्शितापूर्ण नीति को अपनाए हुए था। वह बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम नहीं ले सकता था, और न ही वह राज्य के जटिल मामलों को समझने की शक्ति रखता था। साथ ही साथ लुई 16वां भीरू स्वभाव तथा अस्थिर प्रकृति का होने के कारण शीघ्र ही दूसरे के बहकावे में आ जाता था। लुई में शासन के जटिल परिस्थितियों को समझने की क्षमता का अभाव था। यह एक तत्कालिक कारण था। एक कोई यदि मजबूत राजा होता तो शायद स्थिति को संभाल सकता था, लेकिन लुई 16वां में उस तरह की बौद्धिक क्षमता नहीं थी, उस तरह के सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। राज्य के जटिल समस्याओं को दूरदर्शी दृष्टिकोण से देख करके उसको हल करने की क्षमता नहीं थी, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति में एक राजा की अयोग्यता भी सिद्ध होती है। और साथ ही साथ जो तत्कालिक कारण में एक महत्वपूर्ण कारण था कि राज्य की स्थिति, जो वित्तीय स्थिति थी, बहुत ही खराब थी, और उसको सुधारने कई प्रयास किए गए, और लेकिन वह सफल नहीं हुए। लुई ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की, परंतु उन्होंने पूरा होने से पूर्व ही त्याग दिया। जैसे ही कोई लुई 16वां आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए योजना तैयार करता था, उसके पहले उसे त्याग देता था। तो इसलिए जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसे जब तक अडिग नहीं रहेंगे तो उसे फल कैसे मिलेगा। लेकिन वह लुई 16वां ऐसा नहीं कर पाता था, कदम उठाता था, लेकिन वह पहले ही उसको किसी दबाव से, किसी प्रभाव में आकर के उससे उसको वापस ले लेता था, जिससे कि परिणाम नहीं मिल पाते थे। उसने अपने राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई वित्त मंत्री बदले। पहले तो उसने तुर्गो, नेकर, किलोन, ब्रिन जैसे लोगों को अर्थमंत्री बनाया, लेकिन जैसे ही कोई नया स्टेप लेता था
बाहर से समाज का दबाव आता था सामंतों पादरियों का, और वह उसे वापस ले लेता था और साथ ही साथ अपने वित्त मंत्री को बदल देता था, जिससे कि कोई जो वित्त मंत्री जो भी आए और जो नया कार्यक्रम लागू करना चाहे वो लागू नहीं हो सका, और फ्रांस की वित्तीय स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। अंत में ब्रीन जो वित्त मंत्री बना, उसने बहुत सारे उसने सुझाव दिए, जिसमें ब्रीन वहाँ का था वित्त मंत्री। तो उसने राजा पर यह सलाह दिया राजा को कि आप सभी पर भूमि कर समान रूप से लगाइए और स्टाम्प ड्यूटी भी लगाइए। लेकिन पुनः जो विशिष्ट जन थे उसके विरोध किए, इस नए कर का विरोध किए और ब्रीन को हटाने का दबाव दिया, ब्रीन जो वित्त मंत्री था। लेकिन राजा देखा कि बार बार हम नए वित्त मंत्री बदल रहे हैं, जो वित्त मंत्री प्रस्ताव दे रहे हैं वो सब सामंत लोग और पादरी लोगों से विरोध कर रहे हैं, हमारा स्थिति खराब होते जा रही है। तो अंततः उसने परेशान होकर के उसकी जो विशिष्ट जनों की सभा को भंग करते हुए ब्रीन की सलाह को लागू करवाने के लिए, जब विशिष्ट जनों की सभा ने उसे अप्रूव नहीं किया, तो उसने पेरिस के पार्लियामेंट के पास भेज दिया। इस जो भी आए और जो नया कार्यक्रम लागू करना चाहे वो लागू नहीं हो सका, और फ्रांस की वित्तीय स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। अंत में ब्रीन जो वित्त मंत्री बना, उसने बहुत सारे उसने सुझाव दिए, जिसमें ब्रीन वहाँ का था वित्त मंत्री। तो उसने राजा पर यह सलाह दिया राजा को कि आप सभी पर भूमि कर समान रूप से लगाइए और स्टाम्प ड्यूटी भी लगाइए। लेकिन पुनः जो विशिष्ट जन थे उसके विरोध किए, इस नए कर का विरोध किए और ब्रीन को हटाने का दबाव दिया, ब्रीन जो वित्त मंत्री था। लेकिन राजा देखा कि बार बार हम नए वित्त मंत्री बदल रहे हैं, जो वित्त मंत्री प्रस्ताव दे रहे हैं वो सब सामंत लोग और पादरी लोगों से विरोध कर रहे हैं, हमारा स्थिति खराब होते जा रही है। तो अंततः उसने परेशान होकर के उसकी जो विशिष्ट जनों की सभा को भंग करते हुए ब्रीन की सलाह को लागू करवाने के लिए, जब विशिष्ट जनों की सभा ने उसे अप्रूव नहीं किया, तो उसने पेरिस के पार्लियामेंट के पास भेज दिया इस बिल को पास करने के लिए, नए करके प्रस्ताव पास करने के लिए। लेकिन पार्लियामेंट जो थी उसने भी उसको इनकार कर दिया। उसने कहा कि नया कर लगाने का अधिकार मात्र और मात्र स्टेट्स जनरल को है। लेकिन स्टेट्स जनरल की बैठक 100-150 सालों से अधिक समय से हुई ही नहीं थी, और कोई ऐसा जीवित व्यक्ति नहीं था जो स्टेट्स जनरल की कार्यवाही या उसके प्रक्रिया को जानता हो। तब बहुत खोजबीन के बाद स्टेट्स जनरल की कार्यविधि को बनाया गया, और इस प्रकार उसको राजा स्टेट जनरल की बैठक बुलाने पर मजबूर हो गया। अब जैसे स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, तो 5 मई 1789 ईस्वी का डेट फिक्स किया गया कि स्टेट जनरल की बैठक होगी। परंतु उस बैठक में कई तरह की विद्रोह हो गए, और वह उसी विद्रोह के बाद, अव्यवस्था और विद्रोह और असहमति के बाद 5 मई 1789 ईस्वी को इतिहासकारों ने माना है कि उसी दिन से फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे, जिसमें पुरातन व्यवस्था, जैसे कि क्रांति से पूर्व की व्यवस्था, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और बौद्धिक जागरण, माने बौद्धिक जो विचारक थे, रूसो, तुर्को, रूसो, वोल्टेयर, दिदरोस आदि जितने भी इत्यादि, जब जो दार्शनिक थे, विचारक थे, वो जो विचार दिए उस सब के प्रभाव के कारण और राजा की अदूरदर्शिता, अयोग्यता और बदतर राज्य की आर्थिक स्थिति के कारण एक ऐसा वातावरण फ्रांस में तैयार हुआ जिसके कारण क्रांति की शुरुआत हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊपर से दिवालियापन, माने आर्थिक दिवालियापन, राज्य का खजाना खाली था, और नीचे से असंतोष था, समाज में असंतोष था, लोग असंतोष के वातावरण में जी रहे थे। तो इस दोनों कारणों से, ऊपर से दिवालियापन और नीचे से असंतोष, दोनों ने मिल करके फ्रांस की क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया, और इस तरह से
फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। और हम लोग इसके बाद ये देखेंगे अगले जो मेरा लेक्चर होगा कि आखिर फ्रांस की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति थी वह यूरोप के अन्य देशों से बेहतर थी, फिर भी फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई? यह एक विचारणीय प्रश्न है। अब जिसमें 1789-90 मतलब कि 18वीं शताब्दी के अंत के कुछ दशक पहले यूरोप की जो व्यवस्थाएं थी और यूरोप के अन्य देशों में जो व्यवस्थाएं थी वह फ्रांस से भी बदतर थी, लेकिन क्रांति फ्रांस में ही हुई। इसका कारण क्या था, इस पर भी विचार हमें करना है। तो हम अगले जब टॉपिक में आएंगे, अगले कक्षाओं में जब आएंगे तो हम उस पर विचार करेंगे कि फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई। हम आज जिस पर कुछ चर्चा किए हैं, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, बौद्धिक जागरण, तत्कालीकरण, इन सब पर हमने नोट्स भी तैयार किए हैं और वो नोट्स हम आप लोगों को व्हाट्सएप, एडमोडो और यूट्यूब के माध्यम से हम सेंड कर दे रहे हैं। आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा। यदि कोई समस्या उत्पन्न हो या कोई समझ में ना आए या कुछ ऐसा बिंदु हो तो हमें आप निश्चित रूप से हम आपसे शेयर करें, चाहे यूट्यूबमोडो ऐप से शेयर करें या व्हाट्सएप से शेयर करें, जैसे भी आप शेयर करना चाहते हैं आप शेयर करें, कॉल भी कर सकते हैं। और हमारा यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर लाइक भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम प्रत्येक नोट्स जब सबमिट करते हैं एडमोडो पर तो एक असाइनमेंट भी देते हैं कि आप असाइनमेंट बनाइए, उस पर पहले नोट्स पढ़िए, मेरा लेक्चर सुनिए और उस पर नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके हमको सबमिट कीजिए एडमोडो पर, नहीं तो व्हाट्सएप पर ही सबमिट कर दीजिए। हम उसको देखेंगे आपने कुछ अध्ययन कर रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको कहाँ दिक्कत हो रही है वो हमको समझने में सहूलियत होगी। उसके अनुसार हम फिर वीडियो भी उस तरह से उसको चेंज करेंगे, अपने नोट्स में भी चेंज करेंगे। तो इसलिए आपका असाइनमेंट भी, आपका जो गृह कार्य जो हम दे रहे हैं उसको भी आप जरूर सॉल्व कीजिए। और गृह कार्य एडमोडो पर दिया हुआ रहता है। हम पर डे जब भी लेक्चर नोट्स और लेक्चर डाउनलोड करते हैं तो हम गृह कार्य भी देते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप उस गृह कार्य को भी बनाइए और साथ ही साथ हमारे जो पाठ सामग्रियां हैं उसमें अगर कुछ आपके सुझाव हों तो वो भी हम तक प्रेषित कीजिए। और चूंकि एडमोडो पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है और उतना लंबा वो फाइल को अटैच नहीं कर पा रहा है एडमोडो। अब चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो, वो लंबा वीडियो को अपलोड नहीं करने का अलाउ नहीं करता है। इसी कारण हम लंबा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप से हमें आप हमारा लेक्चर्स और नोट्स पढ़ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक समस्याओं को समाधान करें। आज हम इसी आशा के साथ आज का प्रोग्राम को यहीं पर क्लोज करते हैं और इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि हम कल पुनः आपसे मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। किसी सेमेस्टर का हम निश्चित रूप से एक टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे और आपसे फिर पुनः रूबरू होंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। थैंक यू।